गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम एक नई प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में बात की थी आपकी प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था, जिसमें सबसे हमने वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ी, जिसे हम गुरुकुल शिक्षा भी कहते हैं। दूसरी हमने प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था के ही बारे में पढ़ा, जो आपकी बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था थी। यानी प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था में दो प्रकार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा। पहली वैदिक कालीन शिक्षा और दूसरी की बात की हमने बौद्ध कालीन शिक्षा। आज हम बात कर रहे हैं मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में, या हम कह सकते हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था। यानी मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था भी आप कह सकते हैं और इसे आप मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था भी कह सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि आपकी मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत आपकी 1200 एडी से लेकर 1700 एडी के बीच में मानी जाती है, या कह सकते हैं 1200 एडी से लेकर 1700 एडी तक मानी जाती है कि किस प्रकार से जो भी आपके मुग़ल शासक थे या मुस्लिम काल के जो भी शासक थे वे भारत आए और किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा को और ज़्यादा बढ़ाया, या उसमें क्या क्या इंक्लूडेड की चीज़ उन चीज़ों के बारे में है कि किस प्रकार से। अगर हम बात करें कि अलग अलग जो भी शासक थे, चाहे वो हम बात करें बाबर की या हम बात करें आपके औरंगज़ेब की, कि उन्होंने किस प्रकार से भारत में आकर शिक्षा को और ज़्यादा बढ़ाया, या हम कह सकते हैं विभिन्न प्रकार की जो अन्य भाषाएं थी, चाहे वो आपकी तुर्की हो, फ़ारसी हो, उर्दू हो, किस प्रकार से जो भी साहित्य थे उनको उन चीज़ों में ट्रांसलेट किया, या हम कहते हैं कि मकतब या मदरसों का निर्माण कराया कि किस प्रकार। जैसे हमने आपके वैदिक टाइम पीरियड में पढ़ा था कि गुरुकुल होते थे जहाँ पर बच्चे जाकर पढ़ते थे। फिर हमने बात की थी बौद्ध काल में जहाँ पर आपके विहार या मठ होते थे। वैसे ही मुस्लिम काल में आपके मकतब और मदरसों का निर्माण कराया गया, जहाँ पर छात्र जाकर इस्लाम धर्म की शिक्षा लेते थे। यानी इस्लाम धर्म की शिक्षा के साथ साथ वे अन्य प्रकार की शिक्षा भी लेते थे। लेकिन हम कह सकते हैं मध्यकाल की शिक्षा का जो कह सकते हैं कि शिक्षा देने का मतलब यही था कि किस प्रकार से इस्लाम धर्म को और ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार किया जा सके, या जो भी आपकी मुस्लिम काल की जो भी संस्कृति थी उस शिक्षा के द्वारा हर तक पहुंचाई जा सके। तो अगर हम बात करें कि मध्यकाल में शिक्षा का अर्थ क्या था, क्योंकि अलग अलग आपके टाइम पीरियड में अलग अलग शिक्षा का मतलब था, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा का अर्थ यहाँ पर क्या था कि मुस्लिम सभ्यता या उसकी संस्कृति के अनुसार जो भी शिक्षा दी जा रही थी वही आपकी मुस्लिम शिक्षा कहलाई। यानी मुस्लिम काल में शिक्षा का अर्थ क्या था कि जो भी आपको इस्लाम धर्म की शिक्षा दी जा रही है या उस धर्म के अनुसार जो भी शिक्षा दी जा रही है वही मुस्लिम काल शिक्षा कहलाई। अब अगर हम बात करें कि मुस्लिम कालीन जो भी शिक्षा थी या मध्यकालीन आपकी शिक्षा थी उसके उद्देश्य क्या थे, यानी किन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर आपकी मुस्लिम कालीन शिक्षा आई थी, तो बात करें कि जैसा अगर हमने पहले भी बात की कि मध्यकालीन शिक्षा का आपका मेन एम यही था कि शिक्षा देने का अर्थ यही था कि इस्लाम धर्म का या इस्लाम धर्म की जो भी संस्कृति थी उसका प्रचार प्रसार कितना ज़्यादा से ज़्यादा कराया जा सके। यानी जब छात्र उन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो क्या होगा, हर एक छात्र उन चीज़ों के बारे में पढ़ेगा तो इस्लाम धर्म का और ज़्यादा प्रचार प्रसार होगा। फिर कह सकते हैं कि किस प्रकार से आपका मध्यकाल का एक और मेन एम ये था कि जैसा अगर हम वैदिक काल में हमने बात की कि शिक्षा इसलिए दी जाती थी कि किस प्रकार से एक छात्र का चरित्र का निर्माण किस प्रकार से किया जाए या उसमें आचरण या मूल्यों को किस प्रकार से विकसित किए जा सके, इस चीज़ के लिए शिक्षा दी जाती थी। फिर हमने बौद्ध काल में बात की थी कि शिक्षा देने का मेन एम क्या था कि उनको सांसारिक ज्ञान भी दिया जा रहा था प्लस उनको आध्यात्मिक भी ज्ञान दिया जाता था। यानी सांसारिक ज्ञान के द्वारा सांसारिक जो भी उपलब्धियां हैं या जो भी चीज़ें हैं उनको हम अर्जित कर सकें, और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा निर्वाण की या कह सकते हैं उसे मोक्ष की प्राप्ति की जा सके। लेकिन आपकी मध्यकालीन शिक्षा का मेन एम क्या था कि किस प्रकार से शिक्षा इसलिए दी जा रही थी कि किस प्रकार से छात्र जो भी सांसारिक सुख हैं उनको किस प्रकार से अर्जित कर सके। यानी यहाँ पर केवल भौतिक जगत की ही बात थी, आध्यात्मिक जगत की कोई बात नहीं थी।
तो यानी दूसरा उद्देश्य कह सकते हैं कि शिक्षा देने का ये उद्देश्य था कि किस प्रकार से छात्र या जो भी वोकेशनल एजुकेशन दी जा रही थी उसका मेन एम यही था कि किस प्रकार से सांसारिक या भौतिक चीज़ों की प्राप्ति किस प्रकार से की जा सके। तो उन्होंने कहा था कि सांसारिक या भौतिक जगत की जो भी चीज़ें हैं उनको अर्जित करने का आपका मेन एम ये है कि किस प्रकार से अगर आप पढ़ना लिखना सीख जाएंगे तो आप सांसारिक जो भी सुख हैं उनको ईजिली अर्जित कर सकेंगे। फिर अगर बात करें तो कह सकते हैं कि मुस्लिम काल में या मध्यकाल में उनका उद्देश्य ये भी था कि इस्लाम धर्म के जो भी पैगंबर थे मोहम्मद साहब, उनका भी ये कहना था कि सभी क्या हैं, आप इस्लाम धर्म सबको दिया जाए या सब क्या है इस्लाम धर्म को कंपलसरी रूप से अर्जित करें। यानी उनका, क्योंकि इस्लाम धर्म या शिक्षा इसीलिए दी जा रही थी कि किस प्रकार से इस्लाम धर्म और ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार हो सके या हर व्यक्ति तक इस्लाम धर्म के बारे में या उसकी संस्कृति के बारे में किस प्रकार से उसका ज्ञान पहुंचाया जा सके। तो इस्लाम धर्म के जो भी पैगंबर थे, पैगंबर यानी जो उन चीज़ों को बताते थे, मोहम्मद साहब थे वो, तो उन्होंने भी ये कहा कि हर एक व्यक्ति तक उन चीज़ों को बताया जाए कि वो सब क्या है ज्ञान अर्जित करना सीखें। फिर कह सकते हैं कि इस्लाम धर्म का भारत में आने का पहला कारण तो ये था कि किस प्रकार से, क्योंकि आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी थी तो यहाँ पर आकर आर्थिक स्थिति और ज़्यादा अच्छी हुई। लेकिन बाद में क्या है, जो भी चीज़ें शिक्षा जो दी जा रही थी तो कह सकते हैं कि साम्राज्यवादी हो गया कि किस प्रकार से आपके समाज में किस प्रकार से, क्योंकि सांसारिक या भौतिक चीज़ें प्राप्त करनी थी तो व्यक्ति या छात्र को भी उसी के अनुरूप बनाया जा रहा था। यानी शिक्षा भी उसको उसी के अनुरूप दी जा रही थी कि किस प्रकार से एक समाजवादी व्यक्ति बन सके या एक कुशल नागरिक बन सके। कुशल नागरिक का मतलब कि किस प्रकार से वो सांसारिक चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित कर सके या किन विधियों के द्वारा उन चीज़ों की प्रारब्ध कर सके। तो इसलिए आपका कह सकते हैं कि ये अब सब उद्देश्य थे एक आपके मध्यकालीन शिक्षा के या हम कह सकते हैं मुस्लिम कालीन शिक्षा के। फिर अगर हम बात करें और हम कह सकते हैं कि उद्देश्यों में उनका ये भी था कि किस प्रकार से जो भी छात्र है उसको राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्यों के प्रति प्रेरित किया जाए। यानी राजनीति आपकी किस प्रकार से, यानी जो भी चीज़ें होती हैं राजनीति के विषय में वो भी बच्चे को सिखाई जाती थी या पढ़ाई जाती थी, प्लस उसको समाज के बारे में भी नॉलेज दी जाती थी। तो अगर हमें समाज या राजनीतिक चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा तो बच्चे में भी क्या होंगे, राजनीतिक या सामाजिक चीज़ों के प्रति बच्चा प्रेरित होगा और एक कुशल नागरिक के रूप में समाज में मिलेगा। तो ये सभी उद्देश्य थे आपके मध्यकालीन शिक्षा के। फिर अगर हम बात करते हैं विशेषताओं की, यानी आपके मध्यकालीन शिक्षा जो दी जा रही थी उसकी क्या क्या विशेषताएं थीं। पहला तो कह सकते थे कि शिक्षा यहाँ पर भी मौखिक थी और व्यक्तिगत थी। यानी हर एक बच्चे को शिक्षा दी जा रही थी और शिक्षा का यहाँ पर भी कह सकते हैं रूप मौखिक था। जैसे हमने वैदिक और बौद्ध काल में पढ़ा, शिक्षा का माध्यम आपका मौखिक थी, यानी मौखिक रूप से शिक्षा दी जाती थी। फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर शिक्षा निःशुल्क थी, यानी हर वर्ग के लिए शिक्षा निःशुल्क थी। जैसे हमने वैदिक काल में पढ़ा कि शिक्षा निःशुल्क थी, लेकिन बौद्ध काल में क्या हमने पढ़ा कि प्राइमरी एजुकेशन तो फ्री थी, लेकिन हायर एजुकेशन जो बच्चा लेना चाह रहा था उसके लिए क्या था कि फ़ीस उसे देनी पड़ती थी। लेकिन यहाँ पर क्या थी, आपकी शिक्षा कह सकते हैं कि शिक्षा यहाँ पर फ्री थी बेसिकली। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था राज्य के संरक्षण में की जाती थी। यानी आपका जो भी राज्य के राजा होते थे वो कह सकते हैं आपके कि किस प्रकार से जो भी मकतब या मदरसे बने थे उनके लिए फंडिंग देना, ये आपके राजा का काम होता था। या कह सकते हैं जो भी छात्र वहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके लिए आपके जो भी अनुदान देने का कार्य करना है वो भी राजा करते थे। यानी राजा का कह सकते हैं कि एक सापेक्ष रूप से नहीं कह सकते हैं, लेकिन कह सकते हैं कि किसी न किसी रूप से राजा का संरक्षण होता था मकतब या मदरसों के लिए, या जो भी शिक्षा दी जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं राजा का भी संरक्षण होता था। यानी अनुदान देना या किस प्रकार से मकतब या मदरसों का निर्माण करना, उन चीज़ों में राजा का संरक्षण होता था। या कह सकते हैं राज्य के संरक्षण में आपके शिक्षा व्यवस्था होती थी। लेकिन जैसा हमने वैदिक काल में पढ़ा कि वहाँ पर राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता था। बौद्ध काल में आपके संघ का
संघ के जो लोग होते थे उनके कानूनों या निर्देशों के आधार पर चीज़ें होती थी, लेकिन वहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी राज्य के राजा होते थे वो आपके विहार या मठों का निर्माण करवाते थे। वैसा ही यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी राजा क्या है, शिक्षा व्यवस्था उसके संरक्षण में होती थी, यानी मकतब या मदरसों का निर्माण होता था, या जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे थे उनके कपड़ों के लिए या उनके खाने पीने के लिए वो कहीं ना कहीं अनुदान देते रहते थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कह सकते हैं प्रारंभिक शिक्षा आयु वर्ग के अनुरूप थी, यानी बच्चे के आयु के अनुसार ही उसे प्राइमरी एजुकेशन देनी है या प्राइमरी एजुकेशन में उसका एडमिशन होना है या हायर एजुकेशन में एडमिशन होना है, उसका भी ध्यान रखा जाता था। फिर कह सकते हैं शिक्षण कार्य परंपरागत विधियों के आधार पर किया जाता था। जो भी शिक्षण कार्यक्रम है या जो भी पढ़ाई लिखाई मकतब या मदरसों में होती थी वो आपकी प्रॉपर जो विधियां होती हैं या इस्लाम धर्म की जो भी संस्कृतियां होती हैं उनके आधार पर की जाती थी। फिर कह सकते हैं शिक्षण का माध्यम अरबी भाषा थी, उच्च स्तर पर फारसी भाषा का प्रयोग होने लगा। जैसे वैदिक काल में हमने देखा कि शिक्षण का माध्यम संस्कृत भाषा थी। फिर हमने आपके बौद्ध काल में देखा कि वहाँ पर शिक्षण का माध्यम पाली भाषा थी। तो यहाँ पर मध्यकाल में हम कह सकते हैं शिक्षण का माध्यम यानी प्राइमरी एजुकेशन जब बच्चा लेता था तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि अरबी भाषा उपयोग में लाई जाती थी, लेकिन जब बच्चा उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन लेता था तब वहाँ पर फारसी भाषा का उपयोग होने लगा, क्योंकि जब हमने पहले ही बात की कि बाबर ने जितने भी साहित्य थे उनका तुर्की भाषा या फारसी भाषा या उर्दू में उन चीज़ों का अनुवाद कराया था, यानी तब से क्या है उन भाषाओं को भी इंक्लूड कर लिया गया था। फिर लास्ट अगर बात करें शिक्षा में आध्यात्मिक मूल्यों के स्थान पर मानवीय मूल्यों को महत्व दिया जाता था। यानी वैदिक काल और बौद्ध काल में हमने पढ़ा था कि शिक्षा धर्म के अनुरूप दी जाती थी और छात्र के किस प्रकार से चरित्र का निर्माण करना है या मूल्य और आचरण का निर्माण उसमें करना था कि वो कल को क्या है एक सामाजिक व्यक्ति बने, उसके साथ साथ उसमें सभी प्रकार के एक अच्छे मूल्य उपस्थित हो यह कह सकते हैं। लेकिन आपके मध्यकाल में शिक्षा का अर्थ क्या था कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था और उद्देश्य क्या था कि किस प्रकार से सांसारिक चीज़ों की प्राप्ति हो सके या भौतिक जगत में जो भी चीज़ें होती हैं उनकी प्रारब्ध कैसे हो सके, उन चीज़ों के बारे में बात की जा रही थी। तो कह सकते हैं यहाँ पर आपके आध्यात्मिक मूल्य ना होकर मानवीय मूल्यों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से और ज़्यादा यहाँ पर शिक्षा की किस प्रकार से व्यवस्था थी या स्त्री शिक्षा किस प्रकार से थी, उन चीज़ों की बात करेंगे। थैंक यू क्लास।